हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन दिया था घर के लिए, उसमें भी डाउट्स आ रहे हैं और हो सकता है अभी शायद तुमने वो क्वेश्चंस किए भी ना हो, ठीक है, बट डजंट मैटर। अभी कुछ क्वेश्चंस में डाउट के जो है वो ले लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ। और कल मैंने तुम्हें ऑलरेडी भेज दिए हैं ये जो हमारे डीपीपीज हैं 5 और 6, वो मैंने तुम्हें भेज दिए हैं, उनको करना शुरू करो। कुछ कुल मिला के कुछ 130-40 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। तो नाउ इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड, एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं पहले तो ना। देखो, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सबको समझ में आ गया होगा, और जिसे नहीं भी समझ में आया होगा उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई 1 मोल गैस है, ठीक है, एसटीपी पे, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी एसटीपी पे 22.7 लीटर्स, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, है ना। तो इस चीज से पहले क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। देखो भाई, स्कूल में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो 22.4 लीटर्स लिखवाया है, ठीक है। तो अगर स्कूल वाला ये कह रहा है तो बात मान लो, और जो वो क्वेश्चन देंगे उसमें 22.4 लीटर्स ही यूज कर लेना, बिकॉज दे आर यूजिंग इट इनकरेक्टली। वो क्यों है मैं बताता हूं। देखो भाई, दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन तो है कि 0 डिग्रीज सेल्सियस और या फिर 273 जो भी कहना है इसको, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस थी, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर है। तो जो तुम्हारे या टीचर्स या स्कूल के टीचर्स या जो पहले यूज होती थी वो एसटीपी इसको कहा जाता था, इसको एसटीपी कहते थे, ठीक है, इसको एसटीपी कहते थे। तो अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोगे तो इस पे जो वॉल्यूम आएगी 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, इसके केस में, इस वाले के केस में आती है 22.4 लीटर्स। तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो एक्चुअली में एसटीपी की वैल्यू को ये ले रहे हैं। लेकिन बाय चांस अगर वो ये ले रहे हो, ठीक है, तो दे शुड करेक्ट देमसेल्व्स एंड से दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर्स, ठीक है। इस कंडीशन में क्लियर होगी बात। दोबारा बोल रहा हूं, अगर एसटीपी कंडीशंस ये ली जाए जो कि पहले ली जाती थी, जेई में भी यही होता था, तो पहले अगर ये ली जाती थी तो 22.4 लीटर्स तब यूज किया जाता था। लेकिन करंट जो स्टेटस है दैट इज एसटीपी, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसटीपी, नॉट दैट। ये पुरानी थी, ये जा चुकी है, ये अब की है, ये करंट है। इनफैक्ट 1982 से यही है, ठीक है, वो हम इनकरेक्टली यूज कर रहे थे। अभी करेक्ट ये है। चाहे तो तुम अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, गैसियस स्टेट में तुम्हें एसटीपी यही दिया होगा, गैसियस स्टेट चैप्टर या स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, उसमें देख लेना। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ये आएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, ओके जी। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ओके। अच्छा, 1 मोल को कह रहा हूं मैं कि 1 मोल की वॉल्यूम है 22.7 लीटर्स एट एसटीपी ऑफ एनी गैस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास और नेचर और व्हाटएवर, ठीक है। कोई सी भी गैस होगी, अगर मैं उसका 1 मोल लूंगा एट एसटीपी, उसकी वॉल्यूम हमेशा 22.7 लीटर्स होगी ही होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं 2 मोल कहता हूं तो एसटीपी पे क्या होगी वॉल्यूम 2 इंटू 22.7 लीटर्स, ठीक है। अगर मैं हाफ मोल कहता हूं तो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 22.7 लीटर्स, ये हो जाएगी। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, एक्स मोल्स के लिए क्या जाएगी वॉल्यूम x इंटू 22.7 लीटर्स, ठीक होगी बात, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से 100 ml
वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP, इसके मोल्स निकालो, मोल्स निकालो इसके। कैसे निकलेंगे? मोल्स होगा, देखो भाई, एक्स मोल्स मान लिया हमने, एक्स मोल्स मान लिया कि उसमें एक्स मोल्स होंगे इनटू 22.7 लीटर्स। तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई है ना, STP पे इतने मोल्स इनटू जितने हमने एक्स मोल अज्यूम किए, तो एक्स मोल्स इनटू 22.7 लीटर्स। अच्छा, इक्वल टू कितने हैं इसके? 100 अपॉन 1000 दिस लीटर्स, तो कितना हो जाएगा? 0.1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.1 अपॉन 22.7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो पॉइंट इज जस्ट दिस कि अगर मुझे एक जेनेरिक फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोल ऑफ अ गैस, मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम at STP upon molar volume at STP। ठीक है, मोलर वॉल्यूम एट STP क्या होती है भाई? 22.7 है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम, इसको लिख लेना, फिर दोबारा लिखना इस फॉर्मूले को, इसको लिख सकते हैं हम 22.7 लीटर्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये फॉर्मूला मैंने जो वाई मैप लिखवाया था ना, उसमें भी लिखवाया था फॉर्मूला। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कूल। अच्छा जी, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस दिया है STP, तो हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम्हें मास निकालने को बोलूं तो तुम कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलता कि 100 ml गैस एट STP, ठीक है, उसका मास निकालो, या 100 ml ऑफ लेट्स से H2 गैस है, ठीक है, इतना सिंपल रख लेते हैं। 100 ml ऑफ H2 गैस एट STP, मास क्या होगा? तो भाई सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो, मोल्स तो हमने निकाल ही लिए। मोल्स कितने आए थे भाई? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 100 अपॉन, अगर ml में लेने तो 22.7 लीटर को कैसे लिख सकता हूं मैं? याद आएगा कितना आएगा ये? 1/227 मोल्स। ठीक है, और अगर मुझे मोल से मास चाहिए होता तो मैं क्या करता हूं? उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देयरफॉर मास ऑफ H2 is equal to moles, number of moles 1/227 into the molar mass। molar mass of H2 कितना होता है? 2 ग्राम्स। ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो तुम, ये मोल, या 1/227 मोल इंटू इसका मोलर मास हो गया 2 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल गया, ये कितना जाएगा? 2/227 ग्राम्स। अभी क्लियर? ठीक है, और अगर मुझे मास दिया हो और वॉल्यूम निकालनी है तो भी यही प्रोसेस है। ये तुम वाई मैप से देख सकते हो। भाई वाई मैप कैसा था? एक तरफ वाई मैप कैसा था? एक तरफ ये मोल्स थे, बीच में यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, यहां पे मास था, और यहां पर वॉल्यूम थी। ठीक है, तो यहां से यहां और यहां से यहां। भाई या तो अगर मास दिया और वॉल्यूम पूछिए तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो फिर वॉल्यूम में ले आओ, या अगर वॉल्यूम दिए तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो और मास में कन्वर्ट कर लो। ठीक, अगर मान लो वॉल्यूम दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चले जाओ, या फिर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो मोल्स में कन्वर्ट करो और वॉल्यूम में चले जाओ। तो ये जो कन्वर्जन होने हैं, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है, वो कैसे होने हैं? मोल्स के थ्रू जाके ही होंगे। देयर इज नो डायरेक्ट वे, हमेशा इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स के थ्रू ही। गॉट इट? चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया है 80 ग्राम ऑफ O2, तो कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP। तो ए क्या दिया है तुमको, 80 ग्राम ऑफ O2, 2.2 मिलीग्राम्स ऑफ CO2 एंड 640 kg ऑफ SO2। ठीक है ना, क्या करना है हमें, सबके ग्राम्स मास दिया हुआ है ना, मास को क्या करना है, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल्स को वॉल्यूम में। अगर मैं 80 ग्राम्स ऑफ, मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए कैसे करेंगे, 80 ग्राम्स ऑफ O2, तो पहले इसके मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 80, सॉरी मोल्स कैसे आएंगे, इधर हम लिख लेते हैं मोल्स और यहां लिख लेंगे वॉल्यूम। तो मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है जी, यहां पे कितना है 80 अपॉन 32, O2 क्या है 32, कितना आएगा ये 2 पॉइंट या 5/2 कर लेते हैं इसको, 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम अगर तुमसे पूछे वॉल्यूम तो कैसे निकालोगे, जितने भी मोल्स होंगे उसको उसकी मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है 5/2 मोल्स या वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी, ये कैसे आएगा, ये फॉर्मूला अगर तुमको लग रहा था ये कहां से आ गया, ये एग्जैक्टली उसी से है, ये इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम को अगर तुम ऊपर ले आओगे तो मोल्स को n लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं मोल्स के साथ मल्टीप्लाई तो गिवन वॉल्यूम आ जाए, तो गिवन वॉल्यूम इक्वल्स टू n इनटू मोलर वॉल्यूम, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5/2 इंटू 22.7, ये तुम्हारे वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब इसी तरीके से बी वाले को कर लेते हैं। बी क्या है तुम्हारा, बी क्या दिया है, बी है 2.2 मिलीग्राम्स। तो 2.2 मिलीग्राम्स का मतलब क्या होगा, 2.2 इंटू 10⁻³ और इसका मोलर मास कितना हो CO2 का 44, ये कितना आएगा 1/2 10⁻³ सॉरी 10⁻³ तो 1/2, तो 5 इंटू 10⁻5 आ जाएगा, ये आएगा 5 इंटू 10⁻5। ये इतने मोल्स हो गए। अब वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ये, तो इसको क्या करना है, इसको 5 इंटू 10⁻5 इंटू 22.7 लीटर्स, ये कर लो तुम। ठीक है, 640 kgs ऑफ SO2, 640 kgs ऑफ SO2 में क्या करोगे, 640 kg 64 इंटू 640 इंटू 10⁻3, इतने ग्राम्स हो गए अपॉन 64, भाई इसका कितना हुआ 32 और 32 64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 10⁻4। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम 22.4 को तो 22.7 को तो ऐसे रखो और यहाँ पे मोल्स क्या है 10⁻4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा। ठीक, ये तो तुम्हारा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के ऊपर हो गया। और ठीक है, ये तो तुम्हारे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब कुछ डाउट ले लेता हूं जो कि तुमने पूछे थे। ठीक है, व्हाट वाज आई सेइंग, या सो क्वेश्चन क्या था कि दो एलिमेंट्स है ए और बी, एक का मोलर मास जो दिया है वो 20 दिया है 20 ग्राम्स, और नहीं सॉरी एटम्स है नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स दिए हैं, दो एटम्स हैं, एक का ग्राम एटॉमिक मास दिया है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए इज 20 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ
B is 40 grams, ऐसा बोला है। अभी क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ B will have same atoms as X grams of A। हमने A के X ग्राम्स लिए, उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे A के, कह रहा है उतने ही एटम्स B में भी हो, उसके लिए B का कितना मास चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो इसमें लेट से इसका जो मास है वो x ग्राम्स है, ठीक है, और लेट से कि उस x ग्राम्स में y एटम्स है, तो इसका मतलब इसके भी y एटम्स होने चाहिए। भाई ये तो हमने क्वेश्चन से पढ़ के निकाली दिए ना कि दोनों के एटम सेम हो तो उसका मास क्या होगा। तो लेट से इसके एटम सेम होने के लिए इसका मास z हो, लेट से z है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कितना होगा, z है मान लो। तो कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ A निकालो, कितना आएगा x/20, ठीक, क्योंकि हमको एटम्स इक्वल कर रहे हैं ना, हमको एटम्स ही तो इक्वल करने हैं, तो मैंने पहले मोल्स निकाले। भाई मास दिया और एटम निकालने तो क्या करते हैं, मास से मोल में कन्वर्ट करो, मोल से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करो। तो मोल्स ऑफ A कितना हो गया x/20। अच्छा, तो नंबर ऑफ A एटम्स कितने हो गए x/20, ये तो मास हो गया, सॉरी ये तो मोल्स हो गए, इनटू Na, है ना, सिंपल है, ये आगे जी तुम्हारा। अच्छा, सेम वे लेट से कि z ग्राम हमने कंसीडर किया B का, तो लेट फिर मोल्स ऑफ B कितने हो गए, मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू z/40, है ना, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ B एटम्स कितने हुए, एटम्स, नंबर ऑफ B एटम्स ये हो गए इतने इनटू Na, सिंपल सी बात है भाई, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अभी ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल दिए हुए है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x/20 इनटू Na इज इक्वल टू z/40 इनटू Na से Na तो कट गया भाई, 20 ये 2 हो गया, तो z इक्वल्स टू 2x। तो जिसका आंसर 2x आया था वो करेक्ट था, ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर था, गॉट इट। अच्छा, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया था मैंने, व्हिच वाज वेट ऑफ 50, ठीक है, हो गया होगा शायद एक सबका, लेकिन फिर भी करा देता हूँ, कुछ लोगों को शायद अभी भी डाउट हो रहा हो। अरे बहुत सिंपल चीज है, बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा अटकोगे, डेफिनेटली अटकोगे, नई चीज सीख रहे हो तो अटकोगे, लेकिन अगर इस इनिशियल जो डिफिकल्टी है इससे पार पालोगे तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू गुड इन दीज क्वेश्चंस। मतलब ये तो मेरे फेवरेट हुआ करते थे, लाइक योर फेवरेट फूड, जैसे ये क्वेश्चन आता था मुंह में पानी आ जाता था मेरे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ, ये कह रहा है वेट ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ 50 एटम्स, नॉट ऑफ 50 ग्राम्स, 50 एटम्स ऑफ A is 3000 AMU, ठीक है जी। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A के एटम्स का नंबर बताना है कितने में, 240 ग्राम ऑफ A के 240 ग्राम में उसके नंबर ऑफ एटम्स बताना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास 50 एटम का मास दिया हुआ है 3000, तो क्या हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं, एक एटम का मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा यहाँ पे, ये किसी कोई फॉर्मूला नहीं दिया था मैंने तुम्हें इसका, लेकिन ये कॉमन सेंस है भाई। अगर 50 चीजों की कीमत 3000 रुपए है तो एक की कीमत कितनी होगी, सिंपल सी बात है, उसको डिवाइड कर देंगे, 3000 तो तुम्हारा टोटल है अपॉन 50, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो 60 AMU इज द आंसर। ये तो इसका मोलर मास हो गया, सॉरी एटॉमिक मास हो गया, नॉट मोलर मास, एटॉमिक मास हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स बताने, तो हमारे पास एटॉमिक मास आया है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका। अब तुम इसमें क्या कैलकुलेशन करोगे, कुछ नहीं करना, 60 AMU दिया है तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 60 ग्राम, सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब तुम्हारे पास ग्राम एटॉमिक मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल, सी मैंने तुम्हें क्या बोला, अभी ग्राम एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मोल से नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसका मोलर मास आ गया या ग्राम एटॉमिक मास आ गया, तो मोल्स कितने हो गए
moles will be equal to 240 grams upon 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 मोल हो गए या नहीं? सिंपल है, अभी 4 मोल हो गए तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 इंटू जो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोल कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर, पूरे ने। आई होप कि काफी सही बच्चों का सही आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 कॉन्सेप्ट्स जो कि रह गए थे, और ये क्या कहते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए थे उसमें कुछ लोगों को डिफिकल्टी आई है। एक मिनट, ठीक है जी, उसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ लेट्स, ठीक है, एक तो ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ है, ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ, ठीक है, इसके कहीं ड्यूलोंग पेटिट लॉ, बहुत कोई क्वेश्चन कभी जेई में आए नहीं, बहुत पहले आए होंगे, तो एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट आ जाता है, ठीक है, और वो भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे जेई में बहुत पहले, उनमें आते थे क्वेश्चंस। और दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। क्या इसका वो है स्पेसिफिक हीट, अभी ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर कहीं पे फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन दिया हो जिसमें स्पेसिफिक हीट दी है, तो इनटू एटॉमिक मास, ठीक है, इक्वल्स टू 6.4, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर मान लो तुमको कभी भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है और उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है, तो क्या करना है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इतना ही है तुम्हारे लिए अभी यूज करने लायक, उसके अलावा इसको जानने की जरूरत है नहीं। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने ऐसा बताई नहीं, हो सकता है तुमने 9-10 में कभी पढ़ी हो, किसने पढ़ा दी हो, ठीक। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। मैंने उस दिन भी ये करवाया था इस फॉर्म में, N इक्वल्स टू RT, सॉरी PV अपॉन RT, मैंने इस फॉर्म में लिखवाई थी। और मैंने ये बताया था P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम हो गया, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर इन केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, देखो P इक्वल्स टू N/V लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, N क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम किसकी है, जो गिवन मास है उसकी वॉल्यूम है, तो M अपॉन V इंटू 1 अपॉन M लिख सकता हूं, मतलब M/M को मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज द गिवन मास एंड दिस इज द मोलर मास। कुछ जगह पे यहाँ पे W भी लिखा होता है, कोई बात नहीं, छोटा m मतलब गिवन मास, बड़ा m मतलब उसका मोलर मास, इंटू RT, ये आ जाएगा, ठीक है। M/V क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इट्स वॉल्यूम इज डेंसिटी, D अपॉन M इंटू RT। अगर किसी की डेंसिटी दी हो और उसका मोलर मास दिया हो और टेम्परेचर दिया हो, तो उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, वो भी आइडियल गैसेस, ठीक, ओके। सो समबडी सजेस्टेड कि सर हम ये सिर्फ यही से काम नहीं चला सकते, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है, ये कहता है, कहलाती है कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ कह लो या इक्वेशन कह लो, ठीक है, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है जी, कंबाइंड गैस इक्वेशन। ये डेफिनेटली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कन्वर्जन्स के काम आ सकते हैं, लेकिन जहां पे भी मोल्स यूज हो रहे हो वहां पे वो काम नहीं आ सकती, जहां पे भी डेंसिटी यूज हो रही है वहां पे वो काम नहीं आ सकती। जे में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, हालांकि ये इन डेप्थ जब डील करेंगे तो ये कैसे स्टेट में करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे स्कूल में शायद ये क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट्स करा दिए होंगे, तो मैं भी करा रहा, ठीक है, इसको कर लेना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। STP का मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज अनदर थिंग,
ठीक है, वो क्या है वो देखो। इसे कहते हैं मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या है देखो, मास परसेंटेज क्या है वो देखो। ठीक है, मास परसेंट, जैसे मान लो मैं कहता हूं H2O है ना, H2O में अगर हम कहें तो 2 ग्राम मतलब 1 मोल H2O, ठीक है, 1 मोल H2O में 2 ग्राम H है एंड 16 ग्राम O है। ऑक्सीजन एटम मतलब ऑक्सीजन का कितना मास है इसमें, 16 ग्राम, और इसका क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है भाई, 18 ग्राम होता है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि परसेंटेज ऑफ H इन H2O कितना है, क्या कहोगे? इस के अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं या एक मोल ले लूं, जो भी तुम्हें लेना है, जैसे भी तुम्हें लेना है, एक मोल अगर तुम लेते हो तो टोटल मास कितना हो गया, 18। तो यहां पे परसेंटेज, मास परसेंटेज लिख लो, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, गॉट इट। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं परसेंटेज ऑफ H इन H2O, 18 ग्राम तो टोटल मास हो गया। मास परसेंटेज की तो बात हो रही है कि इसके फिक्स मास में से कितना मास इसका है, तो 18 ग्राम ये हो गया। अच्छा, इससे कितने मास आ रहा है इसमें, 2 ग्राम, ठीक है, इंटू 100 कितना आ जाएगा ये, 1/9, तो 100/9 comes out to be 11.11%। आर वी क्लियर? सिंपल है कि नहीं? इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं CO2, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ CO2 कैसे निकलेगा भाई, कार्बन, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल अपॉन मोलर मास इंटू 100। ये इसका जेनेरिक फॉर्मूला कह सकते हो तुम। मास ऑफ कार्बन, अगर हम देखें तो एक एटम है कार्बन का, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 1 मोल में 1 मोल एटम्स कार्बन के होंगे और 2 मोल एटम ऑक्सीजन के होंगे। तो 1 मोल एटम कार्बन का मास कितना हुआ, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, तो 12 ग्राम हो गया। इसके 2 मोल एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इनके 2 इंटू इसका मोलर मास कितना होगा, 2 इंटू 16, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 44। तो नीचे तो 44 आ गया, ये कितना था 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 3/11 इंटू 100 कितना आएगा, 9 के 27, 27.27। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ यू आस्क मी। अच्छा चलो, एक चीज और है, फिर मैं 2 क्वेश्चन ले लेता जो तुमने पूछे थे। एक छोटी सी चीज जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ 2 बार, लेकिन अभी दोबारा से कर रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन अभी हम आगे लेंगे आज, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कल ले लेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये याद होगा, हमने डिफाइन किया था रिलेटिव एटॉमिक मास। कितना आया था ये, रिलेटिव एटॉमिक मास वाज मास ऑफ 1 एटम अपॉन 1 AMU, ये था। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा मैंने कहा था दैट इट इज रफली इक्वल टू मास नंबर, मैंने ये बात कही थी, एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, इसका मतलब क्या हुआ, या यूं समझ लो, हीलियम का होता है, हीलियम को ऐसे लिखते हैं 2 and 4, हीलियम को इस तरीके से लिखते हैं 2 and 4। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और इसका नंबर मतलब होता है मास नंबर।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटॉन्स हुए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि न्यूट्रॉन्स कितने, लेकिन जब प्रोटॉन्स पता चल गया तो न्यूट्रॉन भी पता चल गया। 2 प्रोटॉन थे तो 2 ही न्यूट्रॉन हो गए, तब तो 4 हो गए टोटल। ठीक है, तो अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं, क्या आएगा, मास नंबर है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल है, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम क्या होता है, एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास इक्वल्स टू RAM इंटू 1 AMU। इसको मैं लिख सकता हूं मास नंबर इंटू 1 AMU। कितना जाएगा मास नंबर, यहाँ पे जैसे इसकी बात करें तो 4 इसका मास नंबर है इंटू 1 AMU। तो अगर तुम देखोगे तो रफली इसका 4 AMU इसका मोलर एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ओके, तुम्हारा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया ना भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके इक्वल। ठीक, अगर कहीं से तुम्हें उसका मास नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाए, तुम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो, और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया तो उसका एटॉमिक मास भी आ जाएगा। एटॉमिक मास आ जाएगा तो उसका ग्राम एटॉमिक मास भी आ जाएगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन क्या था, ये DPV4 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ये है, देखो भाई, CaCO3 गिव्स, अभी इसमें क्या बोला, CaCO3 के कुछ मास को, जैसे 10 ग्राम्स दिया था, उसको हमने हीट किया, ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल रेसिड्यू बचा दैट वाज 5.6 ग्राम्स ओनली, और बाकी सब उड़ गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, अगर किसी को नहीं पता थी ये क्वेश्चन, तो आज के बाद पता होनी चाहिए भाई, CO2, ठीक है ना। तो ये कितना बचा, 5.6 ग्राम्स, तो ये कितना आया, 5.6 ग्राम्स हो गए। ठीक है, तो अगर 10 ग्राम हमने यूज किया, ठीक है, और उसमें उसको मतलब हीट किया, हीट करने का सिंबल होता है ये, अगर उसको मैंने हीट किया और उसमें बचा कितना, 5.6 ग्राम, तो जो उड़ गया होगा, क्योंकि CO2 तो उड़ा और तो कुछ उड़ा नहीं होगा, कितना होगा ये, 10 माइनस 5.6 ग्राम इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। इतना तो सबको आ ही गया होगा, और नहीं आया तो आपके बाद आना चाहिए। ठीक, तो अब वो पूछ क्या रहा है कि CO2 रिलीज, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एट STP, CO2 की वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो वही है, हमारे पास मास दिया हुआ है इसका, और हमें वॉल्यूम एट STP पूछ रहा है, तो मास से मोल्स जाएंगे, मोल से वॉल्यूम। तो मास कितना है 4.4, तो मोल्स कितने जाएंगे, मोल्स इक्वल टू गिवन मास 4.4 अपॉन मोलर मास 44 इक्वल्स टू 1/10 मोल्स। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी फिर, वॉल्यूम एट STP, ये कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितनी है 22.7, कितना जाएगा 2.27 लीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर जिंक का एक ZnSO4 कंपाउंड है ना, इसमें 22 पॉइंट, उसकी परसेंटेज एग्जैक्टली लेट्स से 22.63% इसकी इसमें Zn है, और 43.67 कुछ परसेंट इसका H2O है, H2O। ठीक है, ये H2O का मतलब क्या हुआ, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है, लेकिन ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब इसमें कोई वाटर नहीं है, लेकिन तुमने 6, 7 या 8, 9 में कभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का,
तो हम ZnSO4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं, और ZnSO4 को 6H2O। ठीक है, तो ये जब कह रहा है कि वाटर का परसेंटेज इतना है, इसका मतलब इसमें इस स्टेट में तो नहीं है, इनमें से किसी स्टेट में हो सकता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसमें हमें वैसे इसका फॉर्मूला जानने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। उसमें पूछा क्या है कि भाई ZnSO4 है, उसमें बाय मास जो परसेंट है Zn का वो इतना है। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको प्रिपेयर करने के लिए हाउ मच Zn। तो इस कंपाउंड, जो भी इनमें से कोई सा भी, ये तो नहीं था, इन दोनों में से कोई सा भी हो, इनमें से जो भी है उसका 20 ग्राम्स ऑफ दैट कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कितना Zn लगेगा। भाई इसको इस तरीके समझो कि अगर उस कंपाउंड में जिंक की परसेंटेज कुछ x दी हुई है, तो चाहे मैं उस कंपाउंड का 1 ग्राम लूं, चाहे मैं उस कंपाउंड के 100 ग्राम लूं, जो जिंक की परसेंटेज है वो तो सेम ही रहने वाली है ना, है ना। ठीक है, तो इसको करते कैसे, इन क्वेश्चंस को देखो, इन क्वेश्चंस को करोगे तुम इस तरीके से। किस तरीके से करोगे इसको, देखो इसने दिया 22.63 परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या हुआ 100 में से, तो लेट से अगर 100 ग्राम थे जिंक के कंपाउंड के, तो उसमें से कितने ग्राम बने इसके, 22.63 ग्राम्स। देख लेना है 63 में, वेगली आई रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं नोट डाउन करना भूल गया उसमें, तो मुझे ये एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है। तुम उस परसेंटेज को लेकर ये क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ DPP 4। ठीक है, 100 ग्राम्स ये हो गया। ठीक है, 100 ग्राम्स में 22 ग्राम है, तो वो कह रहा है कि अगर मैंने 20 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस या कंपाउंड यूज किया है तो इसके कितने ग्राम। That's what it is asking। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन हो गया। x इंटू 100 इक्वल्स टू 20 ग्राम इंटू 22.63 ग्राम। अगर हम ग्राम से ग्राम काट दें तो यहाँ पे क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 20 इंटू 22.63 अपॉन 100, दैट इज योर आंसर। इतना ही करना है। ठीक है, तो सो दीज आर योर डाउट्स। अभी एक और कॉन्सेप्ट लेना है मुझे, वो ले लेते हैं। ठीक है जी, ओके, सो लेट्स टेक अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अब कॉन्सेप्ट जो आएगा, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। देखो भाई, जैसे तुम किसी भी एलिमेंट को देखो तो मोर और लेस सभी के आइसोटोप्स होते हैं। हालांकि अभी तक आइसोटोप मैंने नहीं बताया तुम्हें, बट आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन की बात करूं तो कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, बोरॉन के आइसोटोप होते हैं। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि भाई बोरॉन है, बोरॉन के 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, बोरॉन के 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अकरिंग आइसोटोप्स। अगर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है बोरॉन के ये दोनों, तो मैं इसका एटॉमिक मास क्या लूं, मैं इसको 10 लूं या 11 लूं, है ना। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एक कॉन्ड्रम आ गया कि भाई बोरॉन के तो 2 आइसोटोप है ना, तो मैं इसका मास क्या लूंगा। तो इसका पार पाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, वो क्या होता है, देखो भाई इसमें 75% होता है,
75 नहीं, सॉरी, ये 20% है और ये 80% होता है। क्लियर है? ये 20%, ये 80%। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है कि इनका जो वेटेड एवरेज है, इनके एटॉमिक मासेस का वेटेड एवरेज जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है, और वो हम एक्चुअली में यूज करेंगे कहीं भी किसी कैलकुलेशन में। कैसे? इसकी फॉर्म, इसका डेफिनेशन लिख लो, द वेटेड मीन of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एलिमेंट के लिए ही डिफाइंड है जो मैंने अभी बात करी है एवरेज एटॉमिक मास। तो एलिमेंट के जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है उनके मासेस का वेटेड एवरेज या वेटेड मीन। अभी वेटेड मीन क्या है? इसका 20% है ना भाई, तो उसको लिखेंगे हम 20% इनटू इसका मास कितना है, एटॉमिक मास 10, प्लस इसका कितना है भाई 80 इंटू 11, और टोटल क्या हो गया 20 प्लस 10 ओ 20 प्लस 80, ये कितना आएगा 200 प्लस 880 अपॉन 100। ध्यान रखना, यूजली क्या मतलब, जब भी ऐसा वेटेड एवरेज ले रहे होगे ना या एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है? तो अगर तुम देखोगे तो क्या आएगा 1080 अपॉन 10.8 AMU। ठीक है? ये क्लियर हुई बात? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसका अगर मैं जेनेरिक फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, आर्म, ठीक है, आर्म AAM एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, इसको पूरा बड़ा फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, आर्म इज इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 या आइसोटोप I इंटू एटॉमिक मास ऑफ ith या ऑफ द आइसोटोप अपॉन इनका समेशन अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स की परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। ये यूजुअली क्या होगा 100। ठीक है? तो इसमें I क्या हुआ, आइसोटोप, और AI एटॉमिक मास क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। ठीक है? सिंपल इनफ, कुछ नहीं करना अब इसमें। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। तुमको मैंने अभी एवरेज कहीं पे डील करते हुए चीज बताई हो, नहीं तुम्हें नहीं बताई, तो 12th वालों को। अब इसको ध्यान से देखना भाई, इसमें अगर तुम मास की बात करो, ठीक है, तो जब कभी भी तुम एवरेज लोगे तो हमेशा इसके और इसके बीच में आएगा। तो मतलब अगर मैं लिखूं तो हमेशा AAM किसके बीच में आएगा, 8 नहीं, इस केस में 10 और 11 के बीच में आएगा, आया ना। अगर मैं कहूं कि 10 है तो 10 कब होगा, जब पूरा का पूरा सिर्फ बोरॉन 10 है, और 11 कब होगा, जब पूरा का पूरा B11 है। लेकिन ना तो पूरा B10 है और ना ही पूरा B11 है, इनमें कुछ B10 है और कुछ B11 है। तो इसका जो मास होगा, एवरेज मास, दैट विल लाई बिटवीन 10 एंड 11। या फिर अगर मैं इसको जेनेरिक लिखना चाहूं तो मिनिमम एटॉमिक मास AAM और मैक्सिमम एटॉमिक मास, ये ध्यान रखना है। ठीक है? ये क्लियर है? ये तुम्हारा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करेगा। एक और चीज होती है, जैसे चलो वो नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, या इसी में बता देते हैं। इसकी बात करो, देखो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं ये 50% लेता, ये 50% लेता, तब क्या आता इसका एवरेज एटॉमिक मास,
तब इसका एवरेज एटॉमिक मास 10.5 आता। ठीक है, तो तीन वैल्यूज हो गई ना, 10, 10.5 और 11। ये कौन सी वैल्यू है? इनकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, ये इनकी एवरेज वैल्यू। इसकी एवरेज वैल्यू तभी आएगी जब 50% ये होगा, 50% ये होगा। आर बी क्लियर? ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो ये वाली वैल्यू 50% से ज्यादा है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला तुमने नोट डाउन कर ही लिया होगा। एग्जांपल देते हुए करते हैं। लेट से कि 10 जिसका एटॉमिक मास है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। लेट से इसको 75 ले लेता हूं मैं अभी, और इसको 25। ठीक है, तो इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 75 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 11 अपॉन 100, ये आएगा। तो 700, एक मिनट, 75 फिर 25 इसको बाहर ले लेते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 25 सॉरी 11, क्या आएगा? अपॉन 100। तो अगर मैं देखूं तो उसमें 4 आ गया, ये कितना आएगा? 30 प्लस 11 अपॉन 4 इक्वल्स टू 41 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा? 10.25। तो तुम अगर ध्यान से देखो 10.25 कहाँ लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि AAM arm will lie in this range if percentage of B10 is higher। ठीक है, ये क्लियर है? अगर मैं एग्जैक्टली इसको उल्टा कर देता 25 और ये 75, तो यहाँ क्या हो जाता? 25, यहाँ 75, तो यहाँ पे 10 रहता और यहाँ पे 3 इंटू 11 हो जाता। तो कितना आ जाता? 10 प्लस 33, यहाँ पे क्या आ जाता? 43, बाकी सब तो सेम ही रहता ना, ये 10.75 आ जाता। ठीक, तो इसका मतलब इस केस में क्या है? 10.75 यहाँ कहीं होता, विच लाइज बिटवीन these two values। तो ये कब आ रही है? जब हायर वैल्यू की परसेंटेज ज्यादा है। ये 51 भी होता है, 49 भी होता है, तभी भी ऐसे ही होता। तो यहाँ पे वैल्यू कब लाई करेगी एवरेज की? व्हेन AAM, अच्छा AAM will lie in this range when percentage of B11 is higher। ये ध्यान रखना है, तुम्हारी कैलकुलेशंस में काम आ जाएगा। ठीक, इसको समराइज कर देता हूं तुम्हारे लिए। जब कभी भी एवरेज लोगे 2 का, 3 का, कितने का भी, ठीक है, हमेशा जो उन सारी वैल्यूज में जो लीस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है, एवरेज विल ऑलवेज लाई बिटवीन देम। ना लीस्ट वैल्यू से कम होगा, ना हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? ना इसकी बात करते हैं। इसमें ये देखो, जैसे अभी 2 का है, 3 होता तो ये हम नहीं कर पाते, लेकिन 2 में अगर कभी तुम्हारे पास आता है तो 2 वैल्यूज का एवरेज जब भी निकालोगे तो उसकी वैल्यूज लोअर वैल्यू और उनके एवरेज के बीच तब लाई करेगी जब स्मॉलर वैल्यू की परसेंटेज ज्यादा होगी, और एवरेज की वैल्यू इनके मीन, जो इन दोनों वैल्यूज का मीन है, सॉरी AAM इन दोनों वैल्यूज के मीन और हायर वैल्यू के बीच में तब लाई करेगा जब हायर वाले की वैल्यू या परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सिंपल इनफ। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डू आई हैव क्वेश्चंस? यस, क्लोरीन का क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मिटा देते हैं, इसकी तो जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन का हमारे पास 2 आइसोटोप दिए हैं हमारे पास, Cl35 है हमारे पास और Cl37 है।
ये 75% है और ये 25% होता है, ठीक है। तो इसमें भी आर्म पूछ रहा है, आर्म क्या आएगा भाई, आर्म विल बी इक्वल टू, देखो भाई आर्म विल बी इक्वल टू इसकी परसेंटेज इनटू इसका एटॉमिक मास प्लस इसकी परसेंटेज प्लस सॉरी इनटू इसका एटॉमिक मास। तो 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 और 75 प्लस 25 नीचे आएगा तो 100 लिख दिया मैंने सीधे ही। यहाँ पे 25 कॉमन ले लो, क्या आएगा 3 इंटू 35 प्लस 37। भाई कैलकुलेशन हमेशा शॉर्ट रखनी है, तुम इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसको मल्टीप्लाई करते फिर इनको ऐड करते फिर डिवाइड करते, लंबा खींचेगा, सिंपल रखना है, ठीक है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट भाई, इतनी कैलकुलेशन के लिए समय नहीं है जिंदगी में। चार तो ये कितना आएगा 105 प्लस 37 4 कितना आएगा 142 अपॉन 4, ये कितना आएगा 35.5 आ जाएगा, ठीक है जी 35.5 सिंपल। तो इसका जो AAM आया वो 35.5 आया है, ठीक है। अच्छा 35 और 37 का एवरेज कितना होता है 36। अच्छा इन दोनों में से परसेंटेज किसकी ज्यादा है 35 की, 35 वाले की है ना। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके और इन दोनों के एवरेज के बीच आनी चाहिए, 35 और 36 के बीच में आनी चाहिए, आया ना हमेशा, इट विल ऑलवेज बी ट्रू। इज इट फॉलोइंग दिस दैट ये जो वैल्यू आई है वो इसकी लीस्ट वैल्यू विच इज 35 और इसकी हाईएस्ट वैल्यू विच इज 37 के बीच में है, यस ठीक है। तो ये हमेशा याद होना चाहिए, ओके। नाउ अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द वैल्यू विथ हायर परसेंटेज, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है जी। अब तुम्हें सब कुछ आ चुका है, अब तुम इस पे क्वेश्चंस कर सकते हो, बढ़िया से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मैं हूं ना, है ना, ठीक है भाई। ए के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। A10 A12 A15, ये 30% है, ये 20% है और ये 50% है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आम निकालो इसका, आम क्या है सिंपल है 30 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 15, कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई हमें, इस अपॉन भाई 30 प्लस 20 प्लस 50 कितना हो गया 100, ठीक है। तो 10 इसमें से बाहर ले लो, क्या आएगा 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 15 अपॉन 100, कितना आ गया 30 प्लस 24 प्लस 75 अपॉन 10, कितना है 129 अपॉन 10 इक्वल्स टू 12.9। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी लीस्ट और इसकी हाईएस्ट वैल्यू के बीच में कहीं आ रहा है 12.9, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है जी, ओके। इसे उतारो ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक और, ये तो डायरेक्ट था ना, मतलब हमें परसेंटेज दिया और हमें आम निकालने को बोला। अगर हमें आम दिया हो और परसेंटेज निकालने को बोलेगा तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे करेंगे इसको, ओके। क्वेश्चन क्या है, हमें आम दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, ये दिया है 496, किन दोनों का, एक दिया है A470 और एक है A600, ठीक है जी, A470 और है एक A600, ठीक है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप्स इन द सैंपल।
उस सैंपल में आइसोटोप्स की संख्या हमें परसेंटेज बतानी है। ठीक है, तो ए है, ए के दो आइसोटोप्स है, एक है एक 470 और एक है एक 600। इनका अच्छा चलो ठीक है, इनका आर्म दिया है 496, AMU है। लेट्स से कि x% है, तो 100 में से ये कितना बचा, फिर 100 माइनस x। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमने देखा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही परसेंट बनानी है। ठीक है, x पता लिया तो दूसरे की पता चल जाएगी, तो एक पता करनी है, दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, ओके ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। AM का फॉर्मूला लगा दो। AM का फॉर्मूला क्या है, 496 आर्म इज इक्वल टू इसका परसेंटेज x इंटू 470 प्लस 100 माइनस x, ये इसकी परसेंटेज हो गई, इंटू 600 अपॉन 100। सिंपल है। अच्छा, अब तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करो। अभी वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है एवरीवन, क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला हूं इसको। ठीक है, अभी वापस आ गए। तो ये जो तरीका है बहुत लंबा है, तुमने करके देख लिया होगा। x क्या है मुझे नहीं पता, मैं एक शॉर्टर तरीका बता रहा हूं। तो अगर तुम्हें परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला है जो तुम यूज कर सकते हो, आर्म माइनस AM ऑफ I2 अपॉन हाँ AM ऑफ I2, या इसको इस तरह लिख लेते हैं, AI2 लिख रहा हूं मैं, AI2 शॉर्टर रहेगा थोड़ा सा ना लिखने में, AI2 माइनस AI1, इसका मॉड का फंडा समझते हो ना। अगर मैं 4 माइनस 3 का मॉड करता हूं तो ये 1 है, और मैं 3 माइनस 4 का मॉड करता हूं तो भी ये 1 ही होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका सिर्फ मॉड्यूलस, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कभी माइनस नहीं आएगा। तो चाहे AAM बड़ा हो चाहे AI2 बड़ा हो, ये दोनों पूरी क्वांटिटी का मॉड आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इंटू 100। ठीक है जी, तो अगर तुम इसको करके देखोगे तो x और ये कितना आएगा, x शायद 75% आता है और ये 25% आता है। देख लेते हैं कैसे। इस वाले को अगर मैं करके देखूं तो आर्म कितना है 496, ठीक है, माइनस AI2 कितना है 600, इसका मॉड अपॉन 600 माइनस ये कितना है 470 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 104 अपॉन ये कितना आ गया 130 इंटू 100। ठीक है, एक सेकंड रुको, 496 ही तो था ना ये इसकी परसेंटेज निकालनी है ना हमें। A1 ये है, तो AI2 क्या हो गया ये, तो AI2 ठीक है, तो AI2 कितना हो गया, दिस माइनस दिस 130 और 496 आर्म कितना है 496 माइनस AI2 ये, तो 4 500, ठीक है 104 अपॉन 130, तो ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 75%। ठीक है जी, और अगर तुम इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज ऑफ A600, ये फॉर्मूला था भाई, जेनरिक फॉर्मूला। अच्छा, इसको I1 रहने दो, तो परसेंटेज ऑफ A470 ये आ गया। तो ये कितना आएगा AAM अपॉन सॉरी AAM माइनस AI2, तो AAM कितना है 496 माइनस कितना हो गया 470 अपॉन AI2 600 माइनस 470 इंटू 100, कितना हुआ 26 अपॉन 130 इंटू 10 रेज टू सॉरी 100, कितना हुआ ये अच्छा 20 और 80 सॉरी 80% आएगा, दिस इज 80 और ये कितना आ गया 20%।
सॉरी गलती हो जाएगी मुझसे कुछ। ये तो 1/5 आएगा ना, यस 1/5 आएगा ये, ठीक है। हाँ तो 20% आ गया, ये 80% आ गया, तो x इज 80% ओवर हियर एंड दिस इज 20%, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। एक आधा क्वेश्चन हम और लेंगे इसमें, लेकिन पहले उससे दूसरा एक फंडा तुम्हारे लिए क्रिएट कर लेते हैं। दैट फंडा इज एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। मैं एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास साथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो भी कैलकुलेशन है या जो भी इसका पूरा फंडा रहेगा, उसमें अगर तुम मोलर मास यूज कर रहे हो तो तुम वैल्यूज ग्राम्स में डालोगे, और अगर तुम मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हो तो वैल्यूज एएमयू में डालोगे, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है जी। तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे इस फंडे को पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस एवरेज मोलर मास को डिफाइन करते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पास ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, तुम्हारे पास N2 का मोलर मास होता है ना, याद होगा तुम्हें, ये तो सब पता ही है, हम कर ही चुके हैं। तो ये सिंगल गैसेस हैं, प्योर गैसेस है, सिंगल गैसेस हैं, और इनका मोलर मास हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैंने कुछ अमाउंट ऑफ O2 मिला दिया और कुछ अमाउंट ऑफ N2 मिला दिया, तो उस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो ये जो फंडा, ये जो मैंने एक टर्म क्रिएट करी तुम्हारे लिए, विच इज कि ऑक्सीजन या मिक्सचर ऑफ गैसेस का मोलर मास क्या होगा, वो हम यहां से पता करेंगे, ठीक है। कैसे, वो देखो। एक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो तुम एयर की बात करते हैं, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, आर्गन होता है, हाइड्रोजन होता है, और बहुत सारी और गैसेज होती हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड कैलकुलेशंस हम मान लेते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और ये भी 20% है और ये भाई साहब 80% है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ऐसा कह रहा हूं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर मैं मास देखूं, मोलर मास, तो 32 होता है, इसका अगर मैं मोलर मास देखूं तो 28 होता है, ठीक है। ये कह रहा है मुझे एवरेज मोलर मास निकालो एयर का, ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर देख रहे हैं कि हम इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इन दिस केस ये ट्रू होगा, है ना। जब हमने आम में देखा, वही हर तरीके के एवरेजेस के लिए ट्रू है। आप कहीं पे भी एवरेज लेंगे इन्हीं दो क्वांटिटीज का, तो उस एवरेज की वैल्यू हमेशा इनकी वैल्यूज के बीच में ही आएगी। ये ट्रू है थ्रू आउट, कहीं पे भी एवरेज लोगे, ध्यान रहेगा। ओके, नाउ अगेन द सेकेंड थिंग, इसमें अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का एवरेज लूं तो 30 आएगा। तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है जी, ये 28 क्या है, 28 N2 का मोलर मास है, O2 का मोलर मास 32। तो इसका मतलब या तो इसके बीच में होगा वैल्यूज या फिर इसके बीच में। मैंने क्या बताया था, अगर इसकी परसेंटेज, जिसका मोलर मास ये है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो इस तरफ लाई करेगा इन दोनों के बीच में, और अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है इसमें, 28 वाली की परसेंटेज ज्यादा है, तो जो इसकी वैल्यू लाई करेगी वो यहां करेगी, ठीक है। एवरेज मोलर मास ऑफ एयर लाइज इन दिस रेंज, ठीक है जी। ये क्लियर है, सिंपल है ना। अभी इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला है एएमएम का फॉर्मूला सेम वैसा नहीं है जैसे उसमें था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज इक्वल टू टोटल मास
पूरा पूरा मास ले लो, सारा का सारा, ठीक है, पूरा मास ले लो अपॉन टोटल मोल्स। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो टोटल मोल्स, टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। चलो इस वाले में तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। टोटल मोल्स, अच्छा मोल्स भी आ सकते हैं, अभी रुक जाओ कैसे आएंगे देखो। कोई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एयर है, उसमें 20% O2 है और 80% N2 है। तो ये 20% O2 और 80% O2 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 20% बाय वॉल्यूम एंड 80% बाय वॉल्यूम। तो 20% बाय वॉल्यूम O2 है, 80% बाय वॉल्यूम N2 है, ठीक है। मतलब अगर मैं 100 ml लेता हूं तो 20 ml O2 निकलेगा, और अगर मैं मतलब उसमें 80% N2 निकलेगा, ठीक है। 80 ml, अगर मैं 100 ml एयर लूंगा तो उसमें 20% O2 निकलेगा, 80% N2, 80 ml N2, ठीक है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज खुद से डिसाइड कर ली है, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली इतना ही परसेंटेज होता है, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स से 20 ml इतना O2 का, 80 ml N2 का। ये क्लियर होगी भाई बात? ओके। नाउ अगर तुमने गे-लुसाक्स लॉ पढ़ा, सॉरी एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा होगा, तो एवोगाड्रोस लॉ में क्या कहता है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वही रेशो उनके मोल्स का भी होता है। तो अगर इनकी रेशो, वॉल्यूम का रेशो 20:80 है, सॉरी गे-लुसाक्स लॉ में बोलता है, गे-लुसाक्स लॉ में क्या है, उनका जो रेशो है वॉल्यूम का, वही उनके, नहीं सॉरी ये तो एवोगाड्रोस लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ में, जस्ट लेट मी डू इट अगेन। एवोगाड्रोस लॉ में कहता है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर वॉल्यूम सेम है गैसेस की, ठीक है, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे तो मोल्स भी तो सेम होंगे, है ना। तो अगर इसके 20 ml ले रहा हूं और इसके 80 ml ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 4n, है ना। तो अगर मैं इसके मोल्स की बात करूंगा, तो अगर इसके मोल्स स्मॉल n है, इसके मोल्स अगर स्मॉल n है तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 4 स्मॉल n, है ना। आर वी क्लियर? तो तुमको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दी हो किसी गैस की, ठीक है, और उनका रेशियो जैसे दिया हुआ परसेंटेज 20:80 आ रहा है, तो इनके मोल्स का रेशियो भी वही आएगा। इनका रेशियो क्या है? इसकी परसेंटेज का रेशियो क्या है? 1:4। यहां मोल्स का रेशियो क्या है? 1:4। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है, वही रेशियो परसेंटेज बाय, सॉरी वही रेशियो मोल्स का भी होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम देखो, मैंने इसको 20 लिखा है और इसको 80 लिखा है, तो मैं इसको 1 ले सकता, मतलब इसको अगर 100 मोल्स है तो मैं इसको 20 मोल्स कह सकता हूं O2 को, और N2 को मैं कह सकता हूं 80 मोल्स, है ना। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अब इसको यूज करते हुए मैं इसका एटॉमिक एवरेज मॉलिक्यूलर या एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करता हूं। ये कितना था? 32। तो 20 मोल्स इंटू 32, ये इसका मास आ जाएगा, है ना। अगर मैं 100 मोल ऑफ एयर लेता हूं तो उसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 20 मोल्स इंटू 32 ग्राम्स, ये आ गया, है ना। ये तो पता ही होगा, अब तो आएगा, अब तक तो आ ही गया होगा। अच्छा, इसके मोल्स कितने हैं 100 में से? 80, ठीक है, 80 मोल है, और इसका मोलर मास कितना है? 28। तो 80 इंटू 28, ठीक है, अपॉन 100 प्लस 20 प्लस 80 कितना हुआ? 100। क्लियर? यहां कितना आएगा? 20, आप 20 का इनफैक्ट 80 आप बाहर ले लो, यहां कितना आ जाएगा? 8, यहां कितना आ जाएगा? 28।
अपॉन 100। ठीक है, तो 8 और ये 28 कितना हो गया 36 अपॉन 10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, सॉरी 36, क्या ये क्या कर दी 32 इंटू 20, एक सेकेंड, तो 8 चौक 32, 8 आ गया और ये ठीक है, तो कितना आएगा 36 इंटू 8, 8 48 का 8 4 8 3 24 और 4 28। ठीक है, तो ये कितना आएगा 288 अपॉन 10, कितना आ गया 28.8 ग्राम्स। तो अगर मैं AMM या मोलर मास ऑफ एयर, एयर ऑलरेडी मिक्सचर है तो उसका मतलब एवरेज मोलर मास ही हुआ, तो अगर मैं मोलर मास ऑफ एयर बोल रहा हूं दैट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर, दैट इज इक्वल्स टू एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 28.8 ग्राम्स। ठीक है जी, और जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई ये जो है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा और जो इनका एवरेज है इन दोनों के एवरेज के बीच में लाई करेगा, ये मैंने बात बोली थी, देख लेना। ठीक है जी, सिंपल था ये, क्लियर। तो इसका जेनेरिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। जेनेरिक फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, एवरेज मोलर मास इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा, टोटल मास क्या आएगा, टोटल मास आएगा मोल्स या ni इंटू mi, i इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सिग्मा ni। ठीक है जी, ni, ठीक है, ni का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ गैस i, mi क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस i। ठीक है, ये जेनेरिक फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है जी, इसका और कोई क्वेश्चन, हाँ चलो ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। गॉट इट, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज AMM ऑफ, ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट इज इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। ठीक है, सेकेंड इज इक्वल मास ऑफ H2 and CH4, और third is 2 moles O2 plus 3 moles CO2 plus 5 moles SO2। ठीक है, इनका मोलर मास निकालना है तीनों का। ठीक है जी, एक एक करके देखते हैं। इसमें x मोल्स अगर H2 के ले लूं, x मोल्स अगर CH4 के ले लूं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है AMM का, AMM का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ वन कोई भी गैस इनटू उसका मोलर मास। तो इसके कितने मोल्स हैं, x मोल्स हैं, ठीक है, इनटू इसका मोलर मास कितना हो गया 2, ठीक है, प्लस अब किसके करना है, इसके भी मोल्स x हैं, अच्छा इसका मोलर मास कितना हो गया 16 अपॉन 2x, भाई टोटल मोल्स बोला ना, तो x प्लस x 2x हो गया, ये कितना आएगा 2x प्लस 16x अपॉन 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 18x अपॉन 2x इक्वल्स टू 9। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये 9 जो आया है वो इन दोनों के मास का, सॉरी इन दोनों के मोलर मास का डायरेक्ट एवरेज है।
तो AMM इक्वल्स टू डायरेक्ट एवरेज ऑफ मोलर GMM, या ठीक है मोलर मास लिख देते हैं, एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ द टू गैसेस, या ऑफ द गैसेस लिख देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि टू ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, इक्वल मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट से मैंने इसके x ग्राम्स लिए और इसके x ग्राम्स लिए, ठीक है। इन एनी केस इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x/2 और इसके मोल्स रहेंगे x/16, ठीक है। अब हम अगर इसका AMM लेते हैं, AMM विल बी इक्वल टू x/2 मोल्स ऑफ दिस इनटू 2 प्लस x/16 मोल्स ऑफ दिस इनटू 16 अपॉन मोल्स कितने हैं, x/2 प्लस x/16। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x अपॉन x/2 प्लस x/16, ये कितना आएगा 8, 9x अपॉन 16, ठीक है। 16 इंटू 2x अपॉन 9x, ठीक है, x से x लिया तो तुम अगर ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है 32/9, 32/9, 32/9, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर बी क्लियर, ठीक है। इसमें अगर मान लो ये मास की जगह वॉल्यूम्स दे देता, वॉल्यूम्स देता तो इक्वल वॉल्यूम्स देता तो इक्वल मोल्स हो जाते, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर सेम है ना। और अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होते हुए सेम वॉल्यूम है तो मोल्स भी सेम होते हैं, तो सेम वॉल्यूम का ये वाला था, ठीक है। अच्छा, AMM का अगर मैं जेनेरिक फॉर्मूला लिखूं, ये उतार लिया हो तुमने, अगर ये जेनेरिक फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, ये होगा 16 दूनी, तो A1 इंटू A नहीं, या तो M है ना, तो मोलर मास M1 इंटू M2, ठीक है जी। तो गलती तो नहीं की मैंने, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू, ठीक है। दिस विल बी दी जेनेरिक फॉर्मूला फॉर दिस। देखो भाई, किसी को अगर फॉर्मूले याद करने हो तो फॉर्मूले में लिखवाता रहूंगा ही, तो तुम फॉर्मूले याद कर सकते हो। मुझसे बिल्कुल नहीं रखते थे तो मैं बहुत बेसिक बेस से करता था क्वेश्चन, मुझे वो चल रहा है। तो जिनको मेरे जैसा प्रॉब्लम हो कि जिनको याद ना होता हो, उनको तरीके मैं बताता रहूंगा, और जिनको फॉर्मूले याद होते हैं वो फॉर्मूले याद करो, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है। अब लास्ट वाला क्या है, इसमें मोल्स दिए हुए हैं, एवरेज मोलर मास पूछा है, तो एवरेज मोलर मास कैसे आएगा, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू वही भाई इसके मोल्स इंटू इसका मोलर मास, तो 2 इंटू 32 प्लस इसके मोल्स इंटू इसका मोलर मास 3 इंटू 44 प्लस 5 इंटू 64, 5 इंटू 64 अपॉन इनके टोटल नंबर ऑफ मासेस कितना आएगा 10, कितना आ गया 64 प्लस कितना है 132, 12 132 प्लस कितना हो गया 320 प्लस 64 and 96, 320 कितना हो गया यार ये सॉरी 196 200 520 516 आ जाएगा ये अपॉन 10 इक्वल्स टू क्या आएगा 51.6 ग्राम्स। दिस इज द आंसर, है कि नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें, सब सिंपल है, सब आता है तुमको, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या, हाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इन दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अगेन इसी के जैसा ही है, इसमें कह रहा है वो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है,
ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, इसका AMM हमको दिया हुआ है, AMM क्या हमने दिया है 36 ग्राम्स। ठीक है जी, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ O2 निकालो। सबसे पहले ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की को समझो। देखो भाई, ये एक रिएक्शन है जो कि होती रहती है, ये एक रिएक्शन जो हमेशा होती रहती है। ओजोनोस्फेयर का नाम सुना होगा तुमने। ओजोन लेयर है जो ऊपर, जो यूवी लाइट्स आती हैं फ्रॉम द सन, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय दैट ओजोन लेयर, है ना, एक लेयर है। तो होता क्या है, ऊपर जाके जो ऑक्सीजन है बेसिकली दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन। तो ये कह रहा है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, तो ना तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन है और ना ही पूरी की पूरी ओजोन है, तो समवेयर इन बिटवीन है। उसमें कुछ पोर्शन ऑक्सीजन का है और कुछ पोर्शन ओजोन का है। तो देखो इसमें 30, ठीक है, इसमें इसका मोलर मास कितना है 32, इसका मोलर मास कितना है 48। अब इसने इसका परसेंटेज पूछा है, तो अगेन परसेंटेज ऑफ O2 अगर तुम्हें निकालना है तो फॉर्मूला याद है, AMM माइनस A2 या M2 मान लो, M2 और M2 माइनस M1, ये कितना आएगा 36 दिया है, M2 कितना है 48 अपॉन ये कितना है 48 माइनस M1 कितना है 32 इंटू 100, ये तो है, ये कितना आएगा 12 इंटू 100 अपॉन ये कितना आएगा 16, 75। क्लियर होगी ये बात। सेम वे ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, कर लेना इसको। ये क्वेश्चन है CO और CO2 का एक मिक्सचर है, ठीक है जी। इसका AMM कितना दिया है, AMM दिया है 30 ग्राम, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ CO क्या होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो CO और CO2 का एक मिक्सचर है जिसका एवरेज मोलर मास 30 ग्राम है, वो परसेंटेज ऑफ CO पूछ रहा है। गॉट इट, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये तो हो चुका है, डेंसिटी वाला पार्ट कर लेते हैं, याद होगा तुम्हें, ठीक है। डेंसिटी की मैंने बात करी थी, ठीक है, उसमें वेपर डेंसिटी की बात याद होगी तुम्हें, ठीक है। वेपर डेंसिटी की बात याद होगी, उस वक्त मैंने कहा था कि तुम्हें एवरेज मोलर मास करके कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ाया है, तो अभी मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए अभी मैं उसको पूरा कर देता हूँ। वो वेपर डेंसिटी का फंडा क्या था, वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या थी, डेंसिटी ऑफ a gas at a temperature and pressure on density of H2 at same temperature and pressure, ये आया था तुम्हारा वेपर डेंसिटी, ठीक है। मैंने बोला है कि ये गैसेस के लिए ही डिफाइंड है एंड इट इज ट्रू, लेकिन कभी कभी तुम देखोगे कि वेपर डेंसिटी तुम्हारा सॉलिड्स के लिए भी दी होती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ Fe, तो हालांकि दिस इज एब्सर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड रुको, इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या आया था, मोलर मास अपॉन 2 आया था, ये याद आ रहा है नहीं याद है, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करके कि मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ Fe की बात कर रहा हूँ दैट इज इक्वल्स टू 28, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट मोलर मास ऑफ Fe is equal to vapor density into 2 into vapor density Fe, ये कितना आएगा 2 into 28 equals to 50। आर बी क्लियर।
इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक। अब क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे मोलर मास की बात हो रही थी तो मैंने बोला था दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल गैसेस, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल गैसेस, ठीक है, सिंगल गैसेस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक। तो अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मोलर मास की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, हमें यहाँ पे मोलर मास की जगह सिर्फ एवरेज मोलर मास रख देना, ठीक है। तो फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या आएगा, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस द फॉर्मूला विल बी AMM अपॉन 2, इतना ही आएगा, सिंपल, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपने पास एग्जांपल है, वो कह रहा है कि 3 मोल्स O2 है और +2 मोल्स CO2 है, इसका वेपर डेंसिटी निकालना है, ठीक है, इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, पहले इसका एवरेज मोलर मास निकाल दो, यहाँ पे रख दो। तो मोलर मास सबसे पहले क्या करना है, एवरेज मोलर मास कितना आएगा, ये 3 इंटू 32, भाई मोल्स इंटू मोलर मास प्लस इसके मोल्स इंटू मोलर मास, 2 इंटू CO2 कितना होगा 44 अपॉन टोटल कितने हो गए 3 या 2 5, 96 प्लस 88 कितना, 8 से 14 का 4, 80 लगा 1, 184 और ये 5 है, कितना आएगा ये 36.8, ये तो आएगा नहीं सॉरी, हाँ 36.8, ठीक है 36.8 आ गया। ये तो इसका मोलर मास हुआ, किसका, इस मिक्सचर का। वेपर डेंसिटी क्या होगी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू AMM by 2 equals to 36.8 upon 2, 18.4, एक सेकेंड 18, हाँ 18.4 से आएगा, ठीक है, तो सिंपल, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वेपर डेंसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। चलो और आगे की देखते हैं, व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स डू वी हैव, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका है भैया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कितना समय हुआ है, 1.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी, ठीक है गाइस, 1.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हम पहले नहीं ले चुके थे, अब इनको ले लिया। आई थिंक जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं तुम्हारे DPP में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा, उन्हीं DPP से कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन लेंगे हम, तब तक इससे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि मैं अश्योर ना हो जाऊं कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक बारी हो जाए, ये अगर एक बारी हो जाए तब हम आगे बढ़ पाएंगे, गॉट इट। तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी वेल, ठीक। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कल मैं क्या करूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस में से थोड़े और क्वेश्चंस लूंगा, तो जो तुम्हारे डाउट होंगे वो आज मुझे पिंग करके बता सकते हो, एंड देन आई विल टेक देम टुमारो। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।